नमस्कार। आज के इस एकल काव्य पाठ में आप तमाम दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे बीच बिहार से युवा कवि तेजस्वी प्रसाद उपस्थित हैं। मैं सबसे पहले इनका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। साथियों, तेजस्वी जी वर्तमान में दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग में शोधार्थी हैं और दिल्ली में साहित्यिक कार्यक्रमों में काफ़ी सक्रिय रहते हैं। अभी हाल में ही इनकी एक पुस्तक आई है, साहस बोल रहा है, जो जनमानस में काफ़ी चर्चा का विषय है। तो मैं बिना किसी विलंब के इन 4 पंक्तियों के साथ इन्हें आमंत्रित करता हूँ कि कहने को तो हम आबारा स्वर हैं, कहने को तो हम आबारा स्वर हैं, पर इस वक्त सुबह के आमंत्रण पर हैं। हम ले आए हैं बीज उजाले की, पहचानो सूरज के हस्ताक्षर को। तेजस्वी जी। शुक्रिया सत्य प्रकाश जी और जन सरोकार मंच टोंक के इस ऑनलाइन मंच पर मुझे बुलाने के लिए आपका हार्दिक आभार। मैं आपको अपने परिचय के संदर्भ में कहा तेजस्वी प्रताप या तेज प्रताप सूर्या कहा था, लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर दूं, मैं तेज प्रताप कुमार तेजस्वी हूँ। और नाम की एक कहिए कि नाम में एक तरह से यह भी कहा जाता है कि दो लोगों का नाम का संयुक्त मिश्रण है। इसके साथ कई लोगों के साथ उच्चारण संबंधित या एक भ्रम की स्थिति पैदा होती है। जहां तक मैं आपको बताऊं कि इस नाम को उच्चारित करने में भी कई बार लोग, जैसे मेरी बड़ी दीदी थी, मेरी माँ, मेरे पिताजी की बहन, तो अक्सर तेज प्रकाश कहते थे। बहरहाल मैं इस विषय पर नहीं जाऊंगा। मैं इस काव्य पाठ के लिए आपने हमें आमंत्रित किया है, तो मैं अपनी कविताओं के माध्यम से ही आपके बीच अपनी बात लेकर आता हूँ। यह पुस्तक साहस बोल रहा है विगत साल 2025 में आई थे, और सुखद संयोग यह है कि आप यह देखिए 1 फरवरी से वर्ल्ड बुक फेयर लगा था। 29 जनवरी को इस कवर पेज का अनावरण किया गया था और 31 जनवरी इसी बीच में ये संग्रह कई लोगों के स्टेटस पर और कई लोगों के सोशल साइट्स पर स्टेटस के रूप में, और वे उन्हें मतलब सराह रहे थे इस रूप में। यह संग्रह अनेक लोगों के मंचों पर अनेक लोगों के प्यार और स्नेह का परिणाम था। आज सुखद संयोग है कि 1 साल के बाद हम एक दिन पहले पुस्तक विश्व पुस्तक मेला में, जो 2025 में 1 फरवरी से था, उससे पहले इस पर हम जन सरोकार मंच पर अपनी बात कर रहे हैं। मैं जब इस संग्रह की भूमिका लिख रहा था तो मेरे साथ अपनी परिवेश थी और उसके साथ साथ मेरे अपने जीवन अनुभव थे। इस कविता की जो पहली इस कविता संग्रह की जो पहली भूमिका के वाक्य है, वह वाक्य यह है कि कविता अभाव से भी पैदा होती है। हमारी कविता अभाव से निर्मित हुई है। हमें विरासत में अभाव और मेहनत मिली है। मेरी कविताओं का बीज शब्द अभाव है। अभाव का यहाँ व्यापक अर्थ है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, अकादमिक, वैचारिक और व्यवहारिक इत्यादि। ये मेरी भूमिका का आप यह कहिए कि पहला वाक्य है, पहला पैराग्राफ है। मैं इसी कड़ी में, इसी अभाव में, आप एकेडमिक अभाव, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य, तमाम चीजों से जुड़ी हुई कविताओं का यहाँ
व्यापक रूप देखेंगे। मैं सीधे आपके सामने कविताओं में ले चलता हूँ। मेरी इस संग्रह की दूसरी कविता है लौटना। यह कविता उस परिवेश को रेखांकित करने की कोशिश करती है जिस परिवेश में एक कम उम्र के बालक को घर छोड़ना पड़ता है अभाव के कारण, और उस अभाव के कारण घर छोड़ने के बाद प्रवासी जीवन के दौरान जो घटनाएं घटित होती है, जीवन चक्र चलती रहती है और जीवन चक्र चलता रहता है, और उस चक्र के परिणाम स्वरूप उनका विवाह हो जाता है, उनके 4-5 बच्चे हो जाते हैं और वे पुनः उस भूमि पर लौट कर आते हैं जहां पर अपने लोग हैं, परंतु उन्हें रहने भर को भी जमीन नहीं मिलता है। अंततः उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस कविता में इसी भाव को आप देखेंगे। मैं कविता प्रस्तुत करता हूं। मैंने देखा है 35 वर्षों तक दूर रह रहे किसी प्रांत में निवास करते हुए अपनी मिट्टी से आकर मिलने वाले एक व्यक्ति को बेसाख्ता याद आने लगती है। उनकी बेबसी, दुख, दर्द। मैं जानता हूं वह शौक से नहीं गया होगा किसी अन्य प्रांत में और अपना संसार बनाने से पहले 1000 बार सोचा होगा, क्योंकि अपनी माटी में उन्हें वह प्यार नसीब नहीं हुआ होगा। सोचता हूं उनका संघर्ष, उनका संपूर्ण जीवन कैसे कटा होगा, अपनों से दूर होकर। मगर जीवन है तो संघर्ष है, संघर्ष है तो उम्मीद भी है। जैसी जिद होगी उनकी लौट आने की अपनी माँ, भाई, भाभी के पास, वह 15 वर्ष का नवयुवक लौट आया था 50 वर्ष का बुजुर्ग बनकर, जड़ जोरू शिशु लेकर। वह लौटा था अपना पूरा परिवार लेकर, तारुण्य बाला लेकर। वह उम्मीद लेकर लौटा था कि सब अपना होगा, भाई भतीजी, भाई भतीजा भतीजी सब के सब होंगे। मगर वह भूल गया था मनुष्य के स्वार्थ को, वह भूल गया था जल और जमीन को। उन्हें और उनके परिवार को रहने भर की जमीन भी प्राप्त नहीं हुई। जब जोर जबरदस्ती से घर चढ़ा लिया तो उन्हें जमीन का वह टुकड़ा नसीब हुआ, वह भी अपनी मौत पर, उसी जमीन पर जहां से वर्षों पहले गया था किसी अन्य प्रांत में सपने लेकर कि लौट कर नहीं आऊंगा। ये मेरी कविता लौटना था, जो प्रवासी जीवन और लौटने की व्यथा को रेखांकित करते हुए थे। एक कविताएं पढ़ रहा हूं, बच्चे और बच्चियां मर रहे हैं। आज हम लोग इस ऐसे दौर में हैं जहां पर जब भी कोई राष्ट्र या वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भी किसी भी राष्ट्र को अपना निशाना बनाता है या कोई भी सांप्रदायिक दंगे होते हैं, तो उनमें बच्चों पर क्या असर पड़ता है उनको केंद्रित करते हुए कविताएं हैं, और साथ ही कई समस्याओं को रेखांकित की गई है इस कविता में। तो मैं वह आपके सामने पढ़ने का प्रयास करता हूं। आपको याद होगा 18 जून 2019 को मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार से कई बच्चों की मौत हो गई थी, और ऐसी मौत जो है किसी भी सरकार और प्रशासन की विफलता को रेखांकित करती है। उसी को केंद्र में रखकर मैंने यह कविता लिखी थी। बच्चे और बच्चियां मर रहे हैं, मौत हर जगह पसरी हुई है, जैसे पसरी हुई हो जमीन पर हरियाली।
चारों ओर हाहाकार, बिछी अनेक लाशें, जो कुछ देर पहले खेल कूद रहे थे, चोर सिपाही राजा रंक और लुका छिपी का खेल, वही चेहरे, वही रूप रंग अब खेल रहे हैं न खत्म होने वाला भयानक खेल। ममतामयी मां, छलछलाती पिता की आंखें, चित्कार करती दादी, शरीर को बार बार छूते डॉक्टर डॉक्टर सन रह जाते, उनके माथे पर बल पड़ जाते, अवाक और अनिश्चित मौन घोषणा करती है उनकी मौत की, जैसे मंदिर की घंटियां घोषणा करती है संध्या विधान की। मौत के सौदागर मंद मंद मुस्कुराते हुए अनाप शनाप टिक्का टिप्पणी करते हैं, जैसे टिप्पणियां करते हैं आलोचक किसी रचनाओं की। रचनाकार के दुख, दर्द, संवेदना सब शून्य, जैसे शून्य आकाश की अनंतिम सीमाएं गढ़ ली जाती है रूपक और बिंब विधान। खैर, मौत के शिकार हो रहे अनेक बच्चे बच्चियों के जिम्मेवार सरकार और व्यवस्था वैसे ही है जैसे दिन का जिम्मेवार रात और रात का दिन। सूर्य तो सिर्फ एक प्रतीक है। और कुछ कविताएं मैं आपको सुनाना चाहता हूं। एक कविता सुनाता हूं, किसान का बेटा। हम जानते हैं किसान जीवन हमेशा से कठिन जीवन रहा है, और उस किसान के घर में जब एक चेतना संपन्न किसी बालक का जन्म होता है और वह चेतना जब विकसित होती है, तो एक समय में उनके मन में क्या भाव पैदा होता है, उस अभाव में जीते हुए इस कविता में वही भाव आपको देखने को मिलेगी। छोटी सी कविता है, मैं पढ़ना चाहता हूं। एक किसान का बेटा जलती पृथ्वी पर भी काम करने से नहीं डरता। उसकी पीठ जलती रहती है, उस पर नमक लगने के बावजूद भी वह मुंह से एक शब्द भी नहीं निकालता। वह इस धरती पर 1000 बार जीना और मरना चाहता है ताकि दोबारा उसका जन्म गरीब परिवार में ना हो। गरीबी जीवन की वह सच्चाई है, वह दर्दनाक अनुभव है जिससे कोई मुंह नहीं मोड़ सकता है। गरीबी में मनुष्य के स्वाभिमान की हत्या हो जाती है। स्वाभिमान कई बार चूर चूर होकर के नष्ट हो जाते हैं। एक कविता और पढ़ना चाहता हूं, आसमान की लालिमा। आसमान की लालिमा, यह कविता उससे एक प्रतीक के माध्यम से लिखी गई कविता है और उस मजदूर अवामों के संघर्ष को चिन्हित करते हुए और उस संघर्ष को का जो दुरुपयोग, या आप यह कहिए कि उस संघर्ष को जो कई माध्यमों से आधार बनाकर नष्ट करने का प्रयास किया जाता है, या आप यह कहें कि उसे उनके खून को चूस लिया जाता है, उस संदर्भ में यह कविता है। छोटी सी कविता है, पर सुनिएगा। तुम जो आसमान में लालिमा देख रही हो, तुम जो आसमान में लालिमा देख रही हो, वह किसी और का रंग नहीं है। तुम जो आसमान में लालिमा देख रही हो, वह किसी और का रंग नहीं है। वह रंग लाखों करोड़ों मजदूर के तन से खींचा गया लहू है। वह रंग लाखों करोड़ों मजदूर के तन से खींचा गया लहू है,
जिसे सोख कर सुखा दिया गया है, जिसे सोख कर सुखा दिया गया है, उस नदी की भांति जिसे पीकर करोड़ों लोग वर्षों तक जिंदा रहा करते थे। इसमें एक शब्द नदी आया है। मैं आपको एक कविता नदी पर ही पढ़ करके सुनाना चाहता हूं। आज जब नदियां लुप्त हो रही है और नदियों पर संकट है विकास के नाम पर, और आप कहें तो विकास के साथ साथ मनुष्य के स्वार्थ की जो वृत्तियां बढ़ती चली जा रही है, और जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते थे कि जब सभ्यता का आवरण बढ़ता चला जाएगा तो कभी कर्म कठिन होता चला जाएगा, और सभ्यता के आवरण बढ़ने से मनुष्य की स्वार्थ वृत्ति भी बढ़ती चली जाएगी। उसी को चिन्हित करते हुए और अनेक संघर्ष को रेखांकित करते हुए मैंने एक कविता लिखी थी, नदी जब पास बुलाती है। तो उस कविता को मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। उस कविता में आप इन तमाम चीजों को महसूस करेंगे। हम जिस विकास के दौर में आगे बढ़ते जा रहे हैं उसमें हमारी नदियां जो है विलुप्त होती जा रही है और हम उन्हें नष्ट करते जा रहे हैं। नदी को बचाना संस्कृति को बचाना है, सभ्यता को बचाना है। हम जानते हैं कि हमारी सभ्यता की नींव जो है नदी के किनारे और नदी पर ही टिकी हुई है। नदी के किनारे ही सभ्यता की विकास की कहानी गढ़ी गई है। इतिहास इस बात का प्रमाण है और भूगोल की भौगोलिक परिस्थिति या आपके भौगोलिक सीमाएं भी इस बात का प्रमाण है। चलिए मैं आपको सुनाता हूं, नदी जब पास बुलाती है। न जाने क्यों आजकल नदी अपने पास बुला लेती है। मैं सुबह उठकर ही उनके पास खींचा चला जाता हूं। नदी मुझे अपनी स्मृति में ले जाती है। वह ले जाती है मुझे नानी गांव की धार में, जहां मैं नंग धरंग होकर नहाता था। मैं आपको बताऊं, जिस नानी गांव में मैंने नदियों में नहाया था वह नदी आज नहीं है, वह खेत का रूप ले चुका है। नदी कितने संस्कारों की जननी है। उस नदी से लोग खेतों की सिंचाई करते थे, धान बोते थे, कादो करते थे और बच्चे पंप सेट में नहाते थे। इन्हीं खेत खलिहानों से निकलकर जब जगदेव बाबू राष्ट्रीय राजनीति पटल पर चमके तो उन्होंने नारा दिया, अगले सावन भादों में गोरी कलाई कादों में। नदी न जाने ऐसे असंख्य नारों और जनतांत्रिक आंदोलनों को अपने में समाई हुई है। नदी जब पास बुलाती है तब सर्वस्व समर्पण करना सिखलाती है। नदी जब कलकल करती है तब प्रकृति ही सौंदर्य शास्त्र है का पाठ पढ़ाती है। नदी जब कलकल करती है तब प्रकृति ही सौंदर्य शास्त्र है का पाठ पढ़ाती है। नदी जब शांत होती है खुद में झांकना सिखलाती है। नदी जब पैरों को छूती है तब शीतलता का एहसास कराती है। नदी जब अपने पास बुलाती है तब बाबा साहेब के महार सत्याग्रह की याद दिलाती है और गांधी की नमक कानून तोड़ना सिखलाती है। मैं आपको यहाँ पर एक बात कहना चाहता हूँ कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था कि जिस व्यक्ति का एक पल के लिए प्राकृतिक दृश्यों को देखकर या इस विश्व प्रकृति के मनोरम दृश्य को देखकर एक पल के लिए मन उत्साहित नहीं हुआ, मन उच्छृंखलता से भर नहीं गया, उसके जीवन को मरुस्थल ही समझना चाहिए। मैं जब इस कविताओं को पढ़ता हूं
या इस कविताओं की रचना कर रहा था, तो मुझे ऐसे विचार प्रेरित कर रहे थे। मैं कविताओं के आगे बढ़ना चाहता हूँ। नदी मुझे खींच ले जाती है कजरा की धार में। उस समय मैं 8वीं का छात्र था। कितनी मिथकों से परिचय कराती है नदी। कहा जाता है यह 12 मास बहती है। यह कोसी नदी की उपधारा थी। यह सैकड़ों लोगों की जीविका की साधन थी। इसमें कई बार लोगों ने कूद कर जान दी है। मम्मी बताती थी कि इस धार में एक बार गांव की एक लड़की को मनपसंद लड़के से शादी नहीं करने दी तो वह कचरा में डूबने चली गई थी। उसे गांव वालों ने ढूंढकर बाहर निकाला था। मुझे बरबस याद आता है अपना डैमेज धार, जहां मैं स्कूल से बहाना बनाकर नदी में दोस्तों के साथ नहाने चला जाता था। शिक्षिका तो शिक्षिका होती है, वे तो व्यक्तित्व निर्मात्री होती है। उन्होंने एक दिन झूठ पकड़ लिया। उन्होंने मुझे और मेरे दोस्तों को मुर्गा बना दिया। और जब प्रधानाचार्य ने पूछा इन लोगों की गलती क्या है, तो शिक्षिका ने कहा ये लोग झूठ बोलकर सर नदी में नहाने चले जाते हैं। फिर मुर्गे बने शरीर पर जो छड़ी लगी, नदी में नहाना भी छूट गया और झूठ भी। शिक्षक शिक्षिका किस तरह से दिल पर पत्थर रखकर छात्रों को योग बनाते हैं और उनकी बुरी आदत छुड़ाते हैं। इसी नदी में मैं कई बार डूबते डूबते बचा। कई बार दोस्त डुबाते थे और पानी पी जाने पर खिलखिलाते थे। और कई बार उन लोगों ने बचाया भी। कितनी स्मृतियां आंखों के आगे कितनी स्मृतियां आंखों के आगे कौंध रही है। सच में नदी असंख्य स्मृतियों की अनंत पुंज है। यह शक्ति पुंज है और जीवन पुंज है। आज नदियों पर संकट है। राकेश कबीर कहते हैं नदियां बहती रहेंगी, मगर यह कब तक बहती रहेंगी इसका जवाब किसी के पास नहीं है। यह किस रूप में बहेगी, यह कैसे बहेगी, तमाम सवालों पर सत्ता, संत और जनमत सभी के सभी मौन हैं। विकास की चकाचौंध ने नदियों के अस्तित्व मिटा डाले हैं। नदी जब पास बुलाती है तब यह दुख भरी कहानी भी सुनाती है। वह सुनाती है अपनी प्रदूषित कहानी। वह सुनाती है अपनी विरासत की सिमटती कहानी। वह सुनाती है नदियों पर कंपनियों के अधिकार। वह सुनाती है बालू माफियों की कहानी। वह सुनाती है मनुष्यों के करतूत की कहानी। वह सुनाती है अपने सूखेपन की कहानी। वह सुनाती है मानव की स्वार्थ लिप्सा की बढ़ती कहानी। वह सुनाती है अपने संकट की कहानी। वह सुनाती है मृत्यु मानव की जीवंत कहानी। वह सुनाती है सृष्टि के श्रेष्ठतम कहानी। मुझे लगता है जब नदी मुझे बुलाती है मुझे लगता है जब नदी मुझे बुलाती है तब वह मुझे मनुष्य बनने की कहानी सुनाती है। मानुष प्रेम भयो बेकुंठी नाही तक कहा छार भरी एक मुट्ठी का अमृत पाठ पढ़ाती है और पढ़ाती है मनुष्य का पुरुषार्थ ही भागीरथ है जो स्वर्ग को भी उतार लाता है जमीन पर। जो स्वर्ग को भी उतार लाता है जमीन पर। एक कविता यह थी। सत्य प्रकाश, मुझे आप ये बता दीजिएगा कि मैं कितनी कविताएं पाठ करूं और कितने देर तक कर सकता हूं, कितना समय है मेरे पास, तो उस हिसाब से मैं अपनी बातें रखूंगा और कविताओं का चयन करूंगा। सत्यप्रकाश है? तो चलिए मैं कविताएं जी पाठ भैया, कर रहा हूँ, आगे बढ़ आवाज रहा आ हूँ। रही
हाँ आ रही है आवाज। मेरी आवाज जा रही है? आप और हाँ पाठ हाँ कर आ रही दीजिए है, बस। बोलिए। एक कविता और पाठ कीजिए बस। ठीक है, तो अब मैं एक और कविताएं पाठ करता हूँ और उसके बाद मैं खत्म कर लूंगा अपनी बातों को। एक कविता आज के उस दौर में, जिस दौर में हम लोग हैं, और आप जानते हैं कि हाल ही में यूजीसी बिल आया, तो इस बिल को ध्यान में रख करके आपका ये पीढ़ियों का जो एक संघर्ष है और वर्तमान पीढ़ी जो है वो आमने सामने आ गए। अनेक जातियां एक दूसरे के सामने हैं, अनेक वर्ग एक दूसरे के सामने हैं। उसी को केंद्र में आप इसी संदर्भ में इस कविता को पढ़िए, सुनिए। कविता की शीर्षक है सभ्यता की गोद में हमारे पूर्वज और हमारी वर्तमान पीढ़ी। इस कविता को मैंने हाल ही में एक मंच पर पढ़ा था, लेकिन मैं इस मंच पर भी पढ़ना चाहता हूं, तो आप सुनेंगे। सभ्यता की गोद में हमारे पूर्वज और हमारी वर्तमान पीढ़ी। हर भग्नावशेष में हमारे पूर्वजों की हड्डियां मिलती हैं, मिलते हैं पीतल के बर्तन। हर भग्नावशेष में हमारे पूर्वजों की हड्डियां मिलती हैं, मिलते हैं पीतल के बर्तन, खुरपी, कुदाल और पत्थर के औजार। उसमें सिसकती लाखों बहनों की आंसू, बिलखते बच्चों की चीख, चित्कार करती माताओं के जिस्म पर कोरों की वर्षा वाली पीठ, और न जाने क्या क्या। हर भग्नावशेष में हमारे पूर्वजों की हड्डियां मिलती हैं, मिलते हैं पीतल के बर्तन, खुरपी, कुदाल और पत्थर के औजार। उसमें सिसकती लाखों बहनों की आंसू, बिलखते बच्चों की चीख, चित्कार करती माताओं के जिस्म पर औरों की वर्षा वाली पीठ, और न जाने क्या क्या। हमारे पूर्वजों ने शरीर पर फटे कपड़े पहनकर उन सामंती जिस्म पर चमकीले वस्त्र पहनाए। हमारे पूर्वजों ने धरती को चीरकर सोना उगाया। हमारे पूर्वजों ने लहूलुहान जिस्म की धज्जियां उड़ा दिया। हमारे पूर्वजों ने लहूलुहान जिस्म की धज्जियां उड़ा दी ताकि हिंदुस्तान मुस्कुराता रहे। हमारे पूर्वजों ने रामायण लिखी, हमारे पूर्वजों ने महाभारत लिखा, हमारे पूर्वजों ने सत्य अहिंसा का पाठ पढ़ाया। हमारे पूर्वजों ने धनुर्धारी को उनकी भुजाओं में जकड़ दिया। हमारे पूर्वजों ने धनुर्धारी को उनकी भुजाओं में जकड़ दिया। हमारे पूर्वजों ने धरती को आकाश और आकाश को धरती बनाया। फिर भी तुमने उन्हें राक्षस बनाया, जल्लाद बनाया, शूद्र बनाया, मक्कार बनाया और गद्दार बनाया। आखिर क्यों? ऐसा क्यों किया तुमने? क्यों क्यों क्यों? मैंने देखा है वर्तमान पीढ़ी को, मैंने देखा है गड्ढे भरते हुए, मैंने देखा है गड्ढे खोदते हुए भी, मैंने देखा है उसमें दबकर मरते हुए भी, मैंने देखा है उन्हें गाली सुनते हुए भी। यह मेरा देखना 21वीं सदी का भयानक सच है, आजाद भारत का क्रूरतम दृश्य है। फिर भी तुम किस मुंह से मेरे आगे अपने पूर्वजों के गुणगान की बात करते हो? तुम कैसे मेरे सामने जय जय का नारा लगाने की बात करते हो? तुम कैसे दिन को रात, रात को दिन कहने की बात करते हो? कैसे कैसे कैसे? जानते हो, हर रोज मेरी नींद में हमारे पूर्वज आते हैं। हर रोज मेरी नींद में हमारे पूर्वज आते हैं, अपना जख्म दिखाते हैं,
और सपने की तरह विलीन हो जाते हैं। उनका नग्न बदन, वनमानुष चेहरे देखकर मैं विचलित हो जाता हूं। उनका नग्न बदन, वनमानुष चेहरे देखकर मैं विचलित हो जाता हूं। वह चीखती चिल्लाती आवाज मेरी नींद की धज्जियां उड़ा देती है। वह चीखती चिल्लाती आवाज मेरी नींद की धज्जियां उड़ा देती है। उनका कुदाल का खटखट मेरे कानों के आसपास मच्छर की तरह भिनभिनाते रहते हैं। उनका कुदाल का खटखट मेरे कानों के आसपास मच्छर की तरह भिनभिनाते रहते हैं। वह मच्छर मुझे काटता है, जगाता है और धिक्कारता है। अगर मैं मारने की कोशिश करता हूं तो वह मुझ पर एक साथ टूट पड़ता है, अपने जमात में शामिल कर लेना चाहता है। मैं बेबस लाचार होकर उन्हें देखता हूं। मैं बेबस लाचार होकर उनको देखता हूं और सोचता हूं इस समाज की जातिगत व्यवस्था और धर्मगत व्यवहार पर, और सोचता हूं इस समाज की जातिगत व्यवस्था और धर्मगत व्यवहार। मैं अब मच्छर बनकर मरना नहीं चाहता। मैं अब मच्छर बनकर मरना नहीं चाहता हूं। मैं अब मजदूर बनकर मरना नहीं चाहता हूं। मैं अब मां बहन की नोचता हुआ मैं अब क्षमा कीजिए मैं अब मां बहन के बदन को नोचता हुआ देखकर चुप नहीं रहना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता हूं हमारी पीढ़ियां घंटी बजाए। मैं नहीं चाहता हूं हमारी पीढ़ी घंटी बजाए। मैं नहीं चाहता हूं हमारी पीढ़ी झंडा उठाए। मैं नहीं चाहता हूं हमारी पीढ़ी सांप्रदायिकता के आगोश में हाथ में तलवार लेकर मर जाए। मैं नहीं चाहता हूं कि वह किसी की जी हुजूरी करे। मैं नहीं चाहता हूं कि वह अपना स्वाभिमान बेचकर जिंदा रहे। मैं नहीं चाहता हूं कि हमारी पीढ़ी का नाम इतिहास में दर्ज न होकर भगना अवशेष बने और उन्हें मिट्टी का मात्र ढेला समझा जाए। इसलिए आओ मेरे भाई, हाथों में कलम लो। इसलिए आओ मेरे भाइयों, हाथों में कलम लो, माथे पर कफन बांधो, जमीन को कागज बनाओ। माथे पर कफन बांधो, जमीन को कागज बनाओ। सड़क पर उतरकर धरती धरती राजपाट पर 90 भाग हमारा है। धरती राजपाट पर 90 भाग हमारा है। आओ मांगो अपना अधिकार, अपने पूर्वजों के रक्त का हिसाब लो। सभ्यता के विकास की गाथा में शिकार हुई, सभ्यता के विकास की गाथा में शिकार हुई पहली औरत और मां बहन का हिसाब लो। मर जाओ, मिट जाओ, कलम, कागज, सत्ता और अधिकार के लिए। धन्यवाद सत्य प्रकाश, शुक्रिया आपका। आवाज आ रही है आपको सर भैया? हाँ हाँ, आ रहे हैं। आपका वीडियो जो नहीं आ रहा। बहुत सुंदर आपने कविता पाठ किया। आपकी आवाज में इतनी मधुरता है कि मन करता है कि आपको सुनते रहूं, लेकिन क्या है कि समय की अपनी सीमा होती है। इसलिए पुनः एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस कार्यक्रम से जुड़े और अपनी कविताओं का पाठ किया। धन्यवाद। शुक्रिया आपका भी।